वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लिया था, डबल हेलिकल मॉडल देख लिया, उसकी हिस्ट्री थी वो देख ली। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है, इस चीज को प्रूव करना था। तो यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो आवर टॉपिक इज सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसमें मैंने हल्का सा प्रीव्यू बताया भी था आपको कि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट इस सीरीज में किया गया था कि कोई बोलता था कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ लोगों का कहना था आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कहते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्रूव कोई नहीं कर पा रहा था कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल है कौन। कोई कहता था आरएनए, तो लेकिन भाई कोई चीज आप कहोगे तो उसका साइंटिफिक प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। अब मैं बोल दूं कि भाई ख्याति ने मर्डर किया है, अब ख्याति ने मर्डर किया है, उस चीज को प्रूफ भी तो किया जाए कि इसने किया है। बिना बात के थोड़ी ना कि ये इसको सजा मिल जाएगी। तो ऐसे ही अगर यहाँ आपको अगर प्रूव करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और इसको प्रूव करने के लिए साइंटिफिकली आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने पड़ेंगे। तो इसी में कंडक्ट कराए गए कुछ एक्सपेरिमेंट, और इस सीरीज में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से समझिएगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया था, इसको दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी है। इसको एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से भी पूछा जाता है, या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी पूछ लेते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो चीजें ली थी। एक तो बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने जो ली थी वो था हमारा माइस। और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के भी इन्होंने दो फॉर्म यहाँ पे ली थी। पहली थी एस स्ट्रेन और दूसरी वाली थी आर स्ट्रेन। एस को डेजिग्नेट किया गया था स्मूथ से, और स्मूथ इसलिए कहा गया था बिकॉज दे आर कंटेनिंग स्मूथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड coat around themselves। और ये जो स्मूथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट था वो किस लिए था, वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। किससे? फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से ये आराम से डिजीज कॉज कर ले रहे थे। दे हैव डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी। तो ये जो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी इनकी थी वो किसकी वजह से आ रही थी, इनके स्मूथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट की वजह से। तो यहां पे क्या हुआ, ये डिजीज कॉज कर सकते थे। तो जो डिजीज कॉज कर सकता है उसे हम लोग वायरुलेंट कहते हैं। तो ये वायरुलेंट थे, मींस दे कैन कॉज डिजीज। और आर वालों को बोला गया रफ। रफ इसलिए बोला गया बिकॉज इनको कोई भी कोट नहीं था कवर करने के लिए, नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी कोट। तो ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते थे, होस्ट इम्यून सिस्टम इन्हें डिटेक्ट करके इजीली किल कर देता था। तो इनके पास डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी थी। ये डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया।
दे आर नॉन डिजीज कॉजिंग, बिकॉज इनको होस्ट इम्यून सिस्टम इजीली डिटेक्ट कर पाता था और किल कर पाता था। तो ये एवायरुलेंट फॉर्म थी, मतलब दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज। गॉट इट। अब इन्होंने इसी सीरीज में एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया। अब एस स्ट्रेन जो था ये वायरुलेंट फॉर्म है, डिजीज कॉज कर सकती है। तो अगर हम लोग इसे इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर तो क्या होगा भाई, माइस को निमोनिया होगा और ये मर जाएगा। इट गॉट इट डाई। ठीक है, इसी तरीके से इसी सीरीज में आपने क्या किया, आर स्ट्रेन को लिया। सबसे पहले आर स्ट्रेन एवायरुलेंट फॉर्म थी, डिजीज कॉज नहीं कर सकती थी। तो जब इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस क्या रहा, वो अलाइव रहा। क्यों? क्योंकि भाई एवायरुलेंट फॉर्म थी, डिजीज कॉज नहीं कर सकता था वो। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को लिया, उसको हीट किल कर दिया और हीट किल करने के बाद जब उसे इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो ये जो एस स्ट्रेन थी हालांकि डिजीज कॉजिंग थी, लेकिन हमने क्या किया, हीट किल करके इसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया। मतलब अब ये उतना पैथोजेनिक नहीं रहा जितना वो पहले हुआ करता था। तो ये अब डिजीज कॉज नहीं कर सकता, इसलिए जो माइस था वो अलाइव रहा। हीट किल फॉर्म मतलब हीट करके आपने बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब क्या किया गया, लास्ट जो स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, यहां पे इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को लिया हीट किल्ड फॉर्म में और साथ में इन्होंने आर स्ट्रेन को लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो अब की बार रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारा भाई, कायदे से बोला जाए तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है तो ये एवायरुलेंट, ये भी एवायरुलेंट और माइस को अलाइव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माइस जो था इट गॉट डाइड ड्यू टू निमोनिया। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है कि ये क्यों मरा, मतलब भाई माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। इसका रीजन ये है कि भाई जो एस स्ट्रेन था वो हीट किल्ड हो चुका था। तो साइंटिस्ट ने बताया कि देयर वाज समथिंग और देयर वाज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इनसाइड दिस एस स्ट्रेन व्हिच ट्रांसफॉर्म दिस आर स्ट्रेन इनटू डिजीज कॉजिंग वायरुलेंट फॉर्म। मतलब यहां से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसके अंदर ट्रांसफर हुआ एस स्ट्रेन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गई और वायरुलेंट होने के बाद वो डिजीज कॉज किया उसने और उसकी वजह से माइस मर गया। आ रही है बात समझ में? अब ये इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये कह रहे हैं ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। मतलब इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ था, देयर वाज समथिंग, देयर वाज सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का इन्होंने नाम नहीं बताया, मतलब नाम बताना चाहिए था ना स्पेसिफिकली कि भाई डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। तो इस चीज से तो यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं होने वाला, ना प्रूफ हुआ। तो इसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की गई, ठीक है, और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में भी क्या किया गया अभी देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मोर ओवर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसकी 2 स्ट्रेन ली। एस स्ट्रेन क्या था, वायरुलेंट फॉर्म थी, डिजीज कॉज कर सकती थी, उसके पास स्मूथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोड था। आर स्ट्रेन थी ये आपकी किसी ये प्रोटेक्टेड नहीं थी किसी भी कोड से, ये वायरुलेंट फॉर्म थी, डिजीज कॉज नहीं कर सकती थी। दोनों को हम लोगों ने
अल्टरनेट करके पहले एस स्ट्रेन को डाला तो माइस मर गया, आर स्ट्रेन को डाला तो जिंदा रहा, एस स्ट्रेन को हीट किल करके डाला मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म करके डाला तो वहां पे क्या हुआ, माइस अलाइव रहा। लेकिन अब की बार क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया और हीट किल करने के साथ आर स्ट्रेन को अलाइव भी डाला, तो माइस जो है वो मर गया। तो इन्होंने क्या बताया कि तो कुछ ऐसा था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हुआ और आर स्ट्रेन को इसने वायरुलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये माइस मर गया। लेकिन चीज क्लियर नहीं थी कि हुआ क्या। अब इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया। अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किस तरीके से किया गया देखिए, तो इसे कहेंगे हम लोग बायोकेमिकल, हेडिंग डालेंगे आप लोग बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये भी सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की कड़ी में दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसे लिखिएगा। देखिए यहां पे क्या हुआ, मैं लिख रहा हूं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखिएगा अब इस बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो की थी उसको किया था 3 साइंटिस्ट ने, एक थे एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी, इन तीनों ने किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इन्होंने प्यूरिफाइड फॉर्म में आइसोलेट कर लिया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को, ठीक है। तो ही आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अब इन्होंने क्या किया, डीएनए को भी लिया प्यूरिफाइड फॉर्म में, आरएनए को भी लिया और प्रोटीन को भी लिया, और साथ में आपका आर स्ट्रेन को रखा। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम था प्रोटीएज। तो प्रोटीएज जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, मतलब ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई यहाँ पे। तो एक बात बताओ, प्रोटीएज से प्रोटीन ही डाइजेस्ट हुई, डीएनए तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। हालांकि पता नहीं था इस चीज का कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन अब तो हमें पता है कि डीएनए था जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। तो डीएनए तो हमारा एज इट इज था, तो इसने ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा इस आर स्ट्रैंड के अंदर। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, मतलब इन्हें पता लगाना था इन तीनों में से कौन है। अब की बार देखो फिर से वही किया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इन्हें लिया, फिर से आर स्ट्रेन लिया, लेकिन अब की बार एंजाइम थोड़ा सा बदल दिया, जो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो आरएनएज यूज किया। भाई आरएनएज तो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा ना, वो डीएनए को तो कुछ नहीं कहेगा, और डीएनए ही तो था जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से वही हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हैपन एंड कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस चीज से ये तो कंफर्म हो गया कि भाई प्रोटीन और आरएनए ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल नहीं है। अब है कौन वो, तो अब देखिए कैसे किया इन्होंने, डीएनए लिया, फिर आरएनए लिया, फिर प्रोटीन लिया, फिर इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को लिया साथ में, और फिर से इन्होंने अब की बार
मेन जो संरचना था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, डीएनए डाल के उसको ही खत्म कर दिया। अब जैसे ही डीएनए ने डीएनए को खत्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं रुक गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप। तो इससे आइडिया मिला कि डीएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल है या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे। मतलब इन्होंने प्रूव तो किया कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल और एंड इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बट यहां से भी बहुत सारे ऐसे कंटेम्परेरीज थे जो सेटिस्फाई नहीं थे। few scientists were not convinced by this experiment also, they need some other proof। अब इसी कड़ी में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो अब हम देखेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि आफ्टर कैरेक्टराइजेशन या आफ्टर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन they concluded DNA act as genetic material, but few scientists were not convinced, ठीक है, तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे कन्विंस नहीं थे। अब आया हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। वो ये सारे एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहे हैं? ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वो है कौन सा? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए कैसे होगा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। So next experiment was Hershey and Chase experiment। इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा गया था। बताऊंगा क्यों कहा गया था इसे ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो साइंटिस्ट थे हमारे, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन दोनों ने इसको कंडक्ट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने दो चीज ली थी। एक तो लिया था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होते हैं हमारे वो वायरसेस जो अटैक करते हो बैक्टीरिया को। क्या करते हो? बैक्टीरिया को अटैक करते हो, उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अपने जो होस्ट है, मतलब इनका होस्ट एक ही है, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियो, मतलब बैक्टीरियम इनका होस्ट है। तो बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं और उनको ये खत्म करते हैं, तो इसलिए भोजी। तो जीवाणुओं को जो खाने वाले हो वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वायरसेस थे जो अटैक करते थे बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया कौन सा यहाँ पे लिया जिसको ये अटैक करवाने वाले थे? तो बैक्टीरिया यहाँ पे लिया ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसको बहुत एक्सटेंसिवली हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जैसे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो बैक्टीरियोफेज इसमें क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को ये इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, और इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो ये कॉपीज हैं वो
जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ आके ये इसका जेनेटिक मटेरियल मर्ज हो जाता है और यहाँ पे मल्टीपल कॉपी तैयार करता है। मल्टीपल कॉपी तैयार करने के बाद अपनी जेनेटिक मटेरियल की इनके जो बाहर वाला प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट बाहर ही रहता है। जब ये इन्फेक्ट करता है ना, ये जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये अपने प्रोटीन कोड को बाहर ही रखता है, बस जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट करता है और इसके जो मतलब ये प्रोटीन कोड है इसको भी कोड करने वाली जीन ये कैरी करके चलते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल पे। तो इनके प्रोटीन कोड भी अंदर बन जाते हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो जब बहुत सारे इनका नंबर काउंट बढ़ जाता है तो बैक्टीरियल सेल को लाइज करके बाहर रिलीज हो जाते हैं और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अब हमने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया, जो हम पढ़ने वाले हैं वो अब देखिएगा ध्यान से। ये दो चीज ली थी, एक बैक्टीरियोफेज और दूसरा बैक्टीरिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। देखिए मैं इस एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और लाइन भी मेरे से बिल्कुल टेढ़ी खींची है। कितने दिन होते हो गए पढ़ाते हुए, लाइन भी मैं टेढ़ी खींच रहा हूँ। अब थोड़ी सही है लेकिन फिर भी ऐसी है, थोड़ी टेढ़ी है। ठीक, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा इतनी में। चलिए चला लेते हैं काम। देखिए सबसे पहला पार्ट इन्होंने क्या किया, और मैं दो पार्ट में इस एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर दिया, पहला और ये दूसरा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो बाहर वाला इसका प्रोटीन कोड है ना बैक्टीरियोफेज के, उसको रेडियो लेबल कर दिया। ऐसे रेडियो आइसोटोपिकली लेबल भी कह सकते हो, रेडियो लेबल कर दिया। रेडियो लेबल किया किससे, सल्फर के 35 आइसोटोप से। ठीक है, अब कहोगे सर ये रेडियो लेबल होता क्या है। देखिए रेडियो लेबल किसी भी चीज को इसलिए किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, दिव्या है, दिव्या कल की डेट में एक रिसर्चर बन गई और इसने क्या किया कि कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल है जो फाइंड आउट किया है। अब दिव्या चाहती है उसके मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करना, मतलब शी वांट टू स्टडी कि जो ड्रग है वो बॉडी के मतलब कहाँ होके जा रहा है, मतलब फाइनली मेटाबोलाइज होने से पहले, मतलब ब्रेक डाउन होने से पहले। तो ये क्या करेगी, उस ड्रग मॉलिक्यूल को रेडियो लेबल कर देगी। रेडियो लेबल किसके साथ कर देगी, किसी एक आइसोटोप से। तो यहाँ पे जो आइसोटोप लिए जाते हैं कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो रेडियो आइसोटोप लिया था वो S35 लिया था। मतलब जहां जहां वो ड्रग मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, अगर आप इसको यूवी लाइट में देखोगे तो वो ऑरेंज कलर का इन्फ्लोरेसेंस देता है, मतलब वो ग्लो करता है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो आपने ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है आपको, तो ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लगे हुए हैं। अब आपको ये पता करना है कि जो थर्ड कार्बन है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जब ये पायरुवेट बनेगा, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं ना भाई, 6 कार्बन का ये कंपाउंड है, तो दो ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो 3-3 कार्बन वाले होते हैं और इन्हीं 3-3 कार्बन वाले को हम लोग पायरुवेट कहते हैं, है ना जी। तो आपको ये पता करना है कि ये जो थर्ड कार्बन था वो सेकंड वाले पायरुवेट में गया या इस वाले पायरुवेट में गया। तो आप इसको क्या करोगे, रेडियो लेबल कर दोगे। तो रेडियो लेबल करने से क्या होगा कि जहां पे भी गया होगा, फर्स्ट में गया हो चाहे सेकंड में गया हो, वहां पे जाके आप उसे यूवी लाइट में देख सकते हो, जिसके पास भी वो इन्फ्लोरेसेंस दे रहा हो, ग्लो कर रहा हो, वो समझ जाना वहां पे वो कार्बन आ चुका है, क्योंकि आपके पास अब आइडेंटिफाई हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग रेडियो लेबल करते हैं किसी चीज को। ऐसे एक, जब आप 11th क्लास में रहे होगे तो आपने एक फोटोसिंथेसिस पार्ट में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। एक वॉन नील नाम के साइंटिस्ट थे। तो वॉन नील जो थे उन्होंने बताया कि जो हमारे मतलब जो वाटर है वो स्प्लिट होके ऑक्सीजन आता है। तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए एक रूबेन एंड कामेन साइंटिस्ट थे, मतलब उन्होंने उनकी बात को मतलब वो किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था रूबेन कामेन ने। तो वहां पे ऑक्सीजन का जो है उन्होंने O16 और O18 रेडियो आइसोटोप को यूज किया था। वो 11th क्लास की जो हिस्ट्री वाला पार्ट है फोटोसिंथेसिस में, उसमें पढ़ोगे आप।
तो लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, अभी हमें ये देखना है कि रेडियोआइसोटोपिक लेवल क्यों किया, पता करना है कि फाइनली जब लास्ट स्टेप होगा तो ये प्रोटीन कोड कहाँ पे रहेगा, पता तो चलेगा ना। मतलब उन्हें ये करना था, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रूव करना था ना, तो उन्हें ये पता करना था कि ये जो अंदर जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए है ये ट्रांसफर होता है या जो प्रोटीन कोड है बाहर वाला ये ट्रांसफर होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए इसलिए इस प्रोटीन कोड को रेडियो लेबल कर दिया गया है। आ रही होगी मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने, और मैं इस लाइन से बिल्कुल भी ना खुश हूं, और जब तक ये मेरे को दिखती रहेगी तब तक मेरे दिमाग में ये खनकती रहेगी। अरे यार लाइन आज सीधी नहीं खींचेगी मुझसे। अब सही है। अब कोई चीज कभी कभी जिद बन जाती है तो पूरी करनी जरूरी होती है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रोटीन कोड को रेडियल आइसोटोपिक लेबल कर दिया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल ये रहा, जेनेटिक मटेरियल को तो लेबल नहीं किया, मटेरियल इट इज नॉट लेबल्ड बाय एनीथिंग, ये इंजेक्ट हुआ। मतलब इस स्टेप को आप पहले स्टेप को, ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसे कहोगे आप लोग क्या, इन्फेक्शन, इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। तो इन्फेक्ट हो गया, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब क्या किया, दूसरा स्टेप क्या किया, तो दूसरे स्टेप को कहते हैं हम बेटा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडर नाम की मशीन होती है, ठीक है। आप जानते होंगे घर में भी एक ब्लेंडर आते हैं वो जो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए होते हैं, एक वो ब्लेंडर होते हैं जो घी निकालने वाले होते हैं। तो ऐसा ही एक ब्लेंडर होता है, मतलब शेकर जैसा होता है। वो क्या होती है, प्लेट होती है, उस पर जैसे जिस भी पेट्री प्लेट के अंदर, भाई ये इतने बड़े बड़े तो है नहीं, मैंने तो इतने बड़े बड़े बैक्टीरियोफेज, इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया बना दिए, तो माइक्रोस्कोपिक चीज है। मतलब ये सब कहाँ पे हो रहा होगा, एक पेट्री प्लेट के अंदर हो रहा होगा, छोटी सी पेट्री प्लेट होती है, उसके अंदर आपने पहले ई कोलाई कॉलोनी रखी होगी, उसके बाद बैक्टीरियोफेजेस को यहाँ पे डाला होगा है, इन बैक्टीरियोफेजेस को पहले रेडियोआइसोटोप लेवल पर रहा होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे डाला, फिर इन्फेक्ट कराया होगा। फिर ये जो पेट्री प्लेट थी, इस पेट्री प्लेट को आपने क्या किया, ब्लेंडर के ऊपर रख दिया। तो ब्लेंडर के ऊपर रखने की वजह से क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया थे जो इसके अंदर रहे होंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया, इनके ऊपर बैक्टीरियोफेजेस ऐसे लग रहे होंगे, ऐसे उनके साथ अटैच्ड होंगे, है ना, इनके ऊपर ऐसे अटैच्ड होंगे। तो ये जो अटैचमेंट है इसको ब्रेक करना था यहाँ से, ठीक है, मतलब ताकि ये अलग अलग हो जाए। तो ब्लेंडिंग जब करी गई तो ब्लेंडिंग के नाम पे इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट कहा गया। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया था इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, और ये जो बैक्टीरियोफेज था ये अलग हो चुका है इससे, या इससे अलग हो गया, ये दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग करके। अब तीसरा स्टेप जो हुआ यहाँ पे इसी सीरीज में, उसमें क्या किया गया, उसमें किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन था, यहाँ पे क्या किया भाई, ये जो इसके अंदर जितना भी पेट्री प्लेट के अंदर कंटेंट था इसको निकाला और एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और उसको हाई स्पीड पर रोटेट कर दिया, मतलब सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दी उसके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट होगा वो सब तो ऊपर आ जाएगा, है ना, और जो प्रोटीन कोड है, बैक्टीरिया के अदर सेलुलर कंपोनेंट है, वो सब कहाँ हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नीचे वाला पार्ट था इसे कहते हैं हम लोग सुपरनेटेंट, इट इज कॉल्ड व्हाट, सुपरनेटेंट। मतलब जो फालतू पार्ट बचे हुए, जैसे इसके अंदर ही प्रोटीन कोड होगा, इसके अंदर ही जो सेलुलर अदर कंपोनेंट्स हैं वो होंगे, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल वाला लेयर होगी, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, सीधे सीधे मुझे एक बात बताइए कि भाई इन्होंने रेडियो आइसोटोप लेवल किसको किया था, प्रोटीन कोड को, तो प्रोटीन कोड को कहाँ पे होना चाहिए, सुपरनेटेंट के अंदर। भाई यहाँ पे थोड़ी आएगा वो, ये तो सुपरनेटेंट के अंदर आएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया उसके बाद इन्होंने देखा कि रेडियो आइसोटोप गया कहाँ, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो सुपरनेटेंट है उसके अंदर रेडियो आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप को वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया।
आइडेंटिफाई। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हुआ, इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये टेस्ट ट्यूब थी और टेस्ट ट्यूब के अंदर इस वाले पार्ट में ये था सुपरनेटेंट और ऊपर थी ये लेयर। तो इसके अंदर आपका कोई भी रेडियो आइसोटोप फाउंड नहीं हुआ, नो रेडियो आइसोटोप। और ये जो नीचे सुपरनेटेंट आया, यहाँ पे रेडियो आइसोटोप डिटेक्टेड, रेडियो आइसोटोप डिटेक्टेड। ठीक है, रेडियो आइसोटोप को डिटेक्ट कर लिया गया इसके अंदर आपके सुपरनेटेंट वाले पार्ट में, क्योंकि प्रोटीन कोड जो है। तो अब इन्होंने यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से दोहराया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से कैसे परफॉर्म किया गया, देखिए। जैसे यहाँ पे आपकी बार प्रोटीन कोड को रेडियो आइसोटोप से लेबल किया था ना, दूसरे वाले पार्ट पे क्या किया इन्होंने, जेनेटिक मटेरियल को रेडियो आइसोटोप से लेबल कर दिया। तो मैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बना रहा हूँ। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इसको P32 से रेडियो लेबल कर दिया। P32 से रेडियो लेबल इसलिए भी करा यहाँ पे इसको, क्योंकि देखिए जो हमारा फॉस्फेट होता है किसके अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके साथ ये जो ये फास्फोरस है ये इजीली वहां पे बाइंड कर सकता है। तो उस कारण से P32 को यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के अंदर ऑलरेडी फास्फोरिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब की बार जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने यहाँ पे फिर से वही पहला स्टेप, इन्फेक्शन कॉज करवाया। फिर दूसरी चीज वहीं पे जैसे हुई थी ब्लेंडिंग, वही स्टेप। ब्लेंडिंग के अंदर क्या हुआ भाई, ये अलग हो गए, अलग हो गए। फिर वही तीसरा स्टेप क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या किया, मैंने आपको बताया कि अब की बार जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऊपर लेयर में आ गया यहाँ पे, और जो भी सारा ये प्रोटीन कोड है और सेलुलर कंपोनेंट है वो सब सुपरनेटेंट के अंदर है। लेकिन अब की बार जो रेडियो आइसोटोपिकली लेबल किया गया है वो क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो था इसके अंदर रेडियो आइसोटोप डिटेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियो आइसोटोप नहीं फाइंड आउट हुआ, नो रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियो आइसोटोप क्यों नहीं आया भाई, अगर जेनेटिक मटेरियल था तो जेनेटिक मटेरियल तो हमारा सुपरनेटेंट के अंदर आएगा नहीं, वो तो एक अलग अदर लेयर फॉर्म करेगा। और अब की बार हमने जेनेटिक मटेरियल को रेडियो आइसोटोपिकली लेबल किया है, मतलब जो रेडियो आइसोटोप को डिटेक्ट होना चाहिए वो किसके अंदर होना चाहिए, इस पार्ट के अंदर डिटेक्ट होना चाहिए जो हमारे ऊपर लेयर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बन के आ रही है। ठीक है, तो इस चीज से क्या प्रूफ हुआ कि जो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डीएनए है। तो डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, ना कि कोई अदर कंपोनेंट। प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट नहीं कर सकती, अगर कर रही होती तो यहाँ पे इसके साथ जो डीएनए है, डीएनए वाली लेयर में जो प्रोटीन कोड को हम लोगों ने रेडियो आइसोटोपिक लेबल करा था, तो यहाँ पे रेडियो आइसोटोप को डिटेक्ट हो जाना चाहिए था।
यहाँ सुपरनेटेंट के अंदर क्यों रेडियोआइसोटोप आ रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन कोड सुपरनेटेंट के अंदर जा रहा है, ये उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल ही नहीं रहा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही निकला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लिख दे रहा हूं कंक्लूजन। Hence, it was proved that DNA act as genetic material and transfer from one organism to another organism। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब कोई भी अगर बायोमोलिक्यूल है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे बिहेव करना चाहता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। हर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी किसी जेनेटिक मटेरियल की ये है कि उसको वहां पे स्लो रेट ऑफ चेंजेस होने चाहिए। मतलब म्यूटेशन जो है वो वहां पे फास्ट नहीं होना चाहिए, उसको अपने स्ट्रक्चर को जल्दी जल्दी फास्टली चेंज ना करे। देयर शुड बी स्लो रेट ऑफ चेंजेस या लो म्यूटेशन रेट वहां पे होना चाहिए। दूसरी चीज किसी जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक में आती है कि उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तौर पे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज अगर किसी जेनेटिक मटेरियल को मतलब उसके अंदर होनी चाहिए, इट शुड फॉलो या इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इनसाइड द मेंडेलियन कैरेक्टर। मतलब वो मेंडल्स की लॉ को भी फॉलो करे साथ में। ठीक है, तो अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होंगी तो वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे बिहेव कर सकता है। आरएनए क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल के तौर पे बिहेव करता, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, स्ट्रक्चरली अनस्टेबल। आरएनए के अंदर म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट है, बिकॉज वहां पे जो 2' OH ग्रुप है उसकी वजह से ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड बन जाता है आरएनए। तो केमिकली भी वो अनस्टेबल हो गया, म्यूटेशन रेट भी उसके अंदर कंपैरेटिवली डीएनए के बहुत ज्यादा फास्ट है। और तीसरी चीज, वहां पे वो मेंडल की लॉ को फॉलो नहीं करता या मेंडेलियन कैरेक्टर्स में अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं करता, इसीलिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आ रही है बात समझ में? तो देख लीजिए प्रॉपर्टीज। भाई नीचे लिख के बताइए आपको ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट समझ में तो आया है? बेटा जल्दी से नीचे लिख के बताइए, मुझे चैट में लिख के बताइए कि ये ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट समझ में आया, ये क्या प्रूव करना चाहते थे और क्या प्रूव हुआ। ओके भाई आप लोग भी बता दीजिए, है भाई या सो गए हो क्लास में? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है? इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो देयर शुड बी लो रेट ऑफ म्यूटेशन।
there should be slow changes. तीसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, they should express themselves in Mendelian characters. ठीक है। और एक छोटा सा आपकी बुक में टॉपिक होगा आरएनए वर्ल्ड नाम से, उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें आरएनए वर्ल्ड में ये चीज लिख रखी होगी कि भाई आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ठीक है, आरएनए जो था वो इस अर्थ के ऊपर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, पहले ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे बिहेव करता था, लेकिन आइडेंटिफाइड रीजन से जो डीएनए है उसने टेक ओवर किया इस फंक्शन को और डीएनए एक्ट करने लग गया जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। उसके अलावा आरएनए के अंदर आप जानते ही हो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। लेकिन बेशक ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम ना कर रहा हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, इनसाइड द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब एक तरीके से ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का काम करता है। डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा, तो इट एक्ट एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ इट प्रोटीन सिंथेसिस हो पाती है। ठीक है, बिकॉज क्या करता है, ये कैरी करके चलता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो डीएनए के ऊपर हुआ मतलब होती है, तो इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन on itself, on them in form of कोडॉन्स की फॉर्म में ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके चलते हैं। उसके अलावा कुछ आरएनए मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो राइबोजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, मतलब ये एंजाइम के तौर पे बिहेव करते हैं, मतलब ये कट कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियेट पार्ट को। तो ये आरएनए के बारे में आपकी उसमें बता रखा होगा एक दो चीजें। अब एक चीज है जिसे कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है तो उसे समझते हैं हम लोग। तो बेटा जो सेंट्रल डॉगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो कुछ नहीं है, उसमें सिंपली बताया गया है कि अगर डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बनना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या डीएनए से आरएनए बनना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और आरएनए से अगर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा डीएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए बनाता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, अगर डीएनए आरएनए बनाता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए अगर प्रोटीन बनाता है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और एक टेमिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाद में बताया था कि कभी कभी आरएनए भी डीएनए फॉर्म कर सकता है, और ये वायरसेस के अंदर कैपेबिलिटी होती है, और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब आरएनए भी डीएनए बना सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हमें इस प्रोसेस को नहीं पढ़ना, हमें जो प्रोसेस पढ़ने हैं वो है
एक तो रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो डीएनए है ये हमारा मेन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये सारी इंफॉर्मेशन वो कैरी करके चलता है। इट कैरी इंफॉर्मेशन किस चीज की? एक तो इनहेरिटेंस की, मतलब चाहे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर जाते हो, और दूसरी चीज चाहे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो या प्रोटीन फॉर्मेशन हो, उस प्रोटीन को फॉर्म होने के लिए या उस प्रोटीन की सिंथेसिस होने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है। तो डीएनए के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। अगर डीएनए नहीं है तो कोई भी मैकेनिज्म हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए क्या फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होगा, और फिर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ डीएनए, देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन डीएनए, ठीक है, जिस वो क्या करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके के कोडॉन होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो ही डिटरमाइन करेंगे क्या कि जो कोडॉन्स हैं वो आरएनए के अंदर क्या होने चाहिए, कोडॉन इन आरएनए। अब आरएनए के अंदर जो कोडॉन है वो इंटर्न क्या डिटरमाइन करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या होगा किसी प्रोटीन चेन के अंदर। दे विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन। ये इंटर्न सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइन करेगा कि जो प्रोटीन है उसकी शेप और स्ट्रक्चर क्या होगा, कि वो जो प्रोटीन बनने वाली है जैसे अमीनो एसिड होंगे वैसी उसकी शेप और स्ट्रक्चर होगा। तो दे विल इंटर्न डिटरमाइन द शेप एंड स्ट्रक्चर, या आप साइज लिख लीजिए, शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इंटर्न ये क्या डिटरमाइन करेंगे कि उस कोई भी इंडिविजुअल जिसका ये जेनेटिक मटेरियल है उसका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप मतलब उसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेयर कलर की बात करता हूँ, तो मेरा हेयर कलर अभी ब्लैक है, बाद में बीच में थोड़े थोड़े व्हाइट भी है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ब्लैक कलर हेयर है तो इनकी इंफॉर्मेशन या ब्लैक हेयर की फॉर्मेशन जो हो रही है मेरी, तो हेयर फॉर्मेशन केराटिन की वजह से हो रही है। हेयर के अंदर मेरी केराटिन प्रोटीन है, तो केराटिन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है और साथ में जो मेलानिन पिगमेंट है उन दोनों की इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के पास है या डीएनए के अंदर स्टोर है। फिर डीएनए क्या कर रहा है, उसको आरएनए को बना रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए के अंदर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। अभी बात करेंगे क्या होते हैं कोडॉन। फिर वो आरएनए क्या कर रहा है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस के बाहर लेके जाता है, और न्यूक्लियस को बाहर लेके जाने के बाद वहां पे राइबोसोम आएंगे और उसको वहां पे अमीनो एसिड के अंदर एक चेन फॉर्म करवाएंगे। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे और वो एक प्रोटीन की चेन या पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेंगे। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड है वो इंटर्न क्या डिपेंड करेगा कि भाई जैसे अमीनो एसिड होंगे वैसी उसकी शेप और स्ट्रक्चर होगी। तो आपने देखा होगा किसी पर्सन के जो है हेयर वो करली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, जैसे मेरे ना तो करली है ना स्ट्रेट है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास मेरे इस केस में मतलब इन्हें स्ट्रेट हेयर ही कहा जा सकता है, तो हेलमेट की वजह से ऐसे इधर उधर हो गए। तो यहाँ पे स्ट्रेट हेयर कैरेक्टर है मेरे पास।
तो यहाँ पे उसको जो स्ट्रेट हेयर को बनाने के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे थी, डीएनए के पास थी। तो फाइनली क्या हो रहा है कि जो मेरी जो केराटिन प्रोटीन बन रही है वो स्ट्रेट बन रही है, जिसकी वजह से जो मेरे स्ट्रेट हेयर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली मेरा जो मेलानिन का पिगमेंट है वो प्रॉपरली बन रहा है, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स का कलर ब्लैक है। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं मेरे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? मेरा जेनेटिक मटेरियल। जैसे मेरी इतने मैं जैसे बल्कि सा मेरा शरीर है, हाइट जो है, तो ये सब क्या है? मेरे कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर्स मुझ में कहाँ से आए हैं? मेरे जो फोर पेरेंट्स थे उनसे आए हैं, ठीक है? तो उनके अंदर ये कैरेक्टर्स रहे होंगे, उनसे मेरे पेरेंट्स में आए, मेरे पेरेंट्स से मुझ में आए हैं, मुझसे मेरी अगली प्रोजेनी में जाएंगे। तो ये जो हो रहा है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये डीएनए की वजह से हो रहा है। और मेरे अंदर भी जो कुछ भी चीज सिंथेसाइज हो रही है, चाहे मेरी बॉडी के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम हो, चाहे कोई हार्मोन हो, वो सब भी, उन सब की भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही होगी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज बनती है, एवरीथिंग इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये जो प्रोटीन को बनाने की ये पूरी इंफॉर्मेशन है वो सब डीएनए के पास है। अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो ये देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा? फिनोटाइप भी इफेक्ट करेगा। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बदलेगा तो फिनोटाइप भी बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। तो ये चीज होती है डीएनए, और डीएनए के कितने सारे फंक्शन हैं, ठीक है? आपको पता चल गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन वाले पार्ट से बेटा आई विल स्टार्ट टुमारो, क्योंकि मेरे को आज एक थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए जाना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन और उसके जो बाकी आगे के जितने भी मैकेनिज्म है वो सब मैं अगली क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए माफी, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।